नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प विषय पे बात कर रहे हैं। जी करण जौहर, जी मतलब बॉलीवुड के इतने बड़े नाम, जी। और उन्होंने हाल ही में अपने सफर पर कुछ सोचा है, कुछ कहा है। हाँ, वो धड़क 2 के कॉन्टेक्स्ट में जो उनका एक पोस्ट आया था। बिल्कुल। जी। तो हमारे पास उनका सोशल मीडिया पोस्ट है या शायद उस पर बेस्ड कोई आर्टिकल, जिसमें उन्होंने खुलकर बात की है कि कैसे एक प्रोड्यूसर के तौर पर उनकी सोच शुरुआत से लेकर अब तक बदली है। हाँ तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि व्यावसायिक सफलता बनाम सामाजिक असर, बिल्कुल। इस कॉन्टेक्स्ट में उनका नजरिया कैसे इवॉल्व हुआ है। और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहता है हमेशा कि इंडस्ट्री के जो इतने बड़े स्थापित लोग हैं, हाँ जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं अपने शुरुआती इरादों पर, हाँ, आज की सोच पर, सही बात है। वो हमें भी सोचने पे मजबूर करता है कि आखिर ये बदलाव क्यों, कैसे। बिल्कुल। चलिए इस पर थोड़ा गहराई से बात करते हैं। जी, तो शुरुआत करते हैं उस चीज से जिसने ये सारी बातचीत शुरू की। धड़क 2 पर करण जौहर का पोस्ट। हाँ, उन्होंने कहा कि उन्हें फिल्म पर, डायरेक्टर शाजिया इकबाल पर बहुत गर्व है। और ये आसान काम नहीं था, क्योंकि ये तमिल फिल्म पेरियोरम परमल का रीमेक है, हाँ जो खुद एक बहुत ही प्रशंसित और संवेदनशील फिल्म थी, जी जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दे पर। जी। तो उसको हिंदी में लाना, शाजिया ने उसे अपनी आवाज देने की कोशिश की है, ये उन्होंने मेंशन किया। और उन्होंने ये भी माना है अपने पोस्ट में कि फिल्म रिलीज होने के बाद उस पर खूब चर्चा हुई है। हाँ, ये बात गौर करने लायक है। हाँ। उन्होंने माना कि राय आई, ब्लॉग लिखे गए, रिव्यूज आए, यूट्यूब वीडियो बने। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? मतलब वो इसे एक्नॉलेज कर रहे हैं? देखिए, शायद ये दिखाता है कि अब सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबर्स ही नहीं, हाँ बल्कि फिल्म ने क्या बातचीत शुरू की, लोगों को सोचने पे कितना मजबूर किया, ये भी उनके लिए मैटर करता है। या फिर ये भी हो सकता है कि आजकल चर्चा में बने रहने का ये तरीका हो, कंटेंट पर बहस। हाँ, वो भी एक एंगल हो सकता है कि आज का दर्शक सिर्फ देखता नहीं, बात भी करना चाहता है, तो उस चर्चा को स्वीकारना जरूरी है। हाँ, ये पहलू दिलचस्प है। और फिर उन्होंने कलाकारों की भी बहुत तारीफ की। जी सिद्धांत चतुर्वेदी, तृप्ति डिमरी, कि उन्होंने कितने जटिल किरदारों को निभाया, वे बहुत शानदार थे, ये उनके शब्द थे। हाँ, और पूरी टीम, कास्ट, क्रू, सबका शुक्रिया अदा किया है। एक कलेक्टिव एफर्ट को वो हाईलाइट कर रहे हैं। तो ये तो हुई आज की बात। अब अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, उनके शुरुआती दिनों में जब वो प्रोड्यूसर बने थे, जैसे कल हो ना हो का टाइम 2003, हाँ, उन्होंने खुद माना है कि तब उनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर था। क्या था एजेंडा? अपनी कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस, उसे एस्टैब्लिश करना है, पैसा कमाना है और ऐसी कहानियों में पैसा लगाना है जो मुख्य धारा के दर्शकों को पसंद आए। अच्छा, मतलब सीधा फोकस, कमर्शियल सक्सेस। हाँ बिल्कुल, उन्होंने साफ लिखा है, प्राथमिकता थी बॉक्स ऑफिस पर हिट होना और जिसे कहते हैं गैलरी को खुश करना, दर्शकों की तालियां बटोरना। और असल में दिलचस्प बात तो यहीं से शुरू होती है, जब हम उनके उन शुरुआती इरादों को देखते हैं। हाँ, क्योंकि फोकस बिल्कुल अनअपोलोजेटिकली कमर्शियल लगता है। कंपनी खड़ी करनी है, मुनाफा बनाना है, हिट्स देनी है। इसमें कुछ गलत नहीं है, जाहिर है बिजनेस है, लेकिन ये आज के उनके बयान से काफी अलग तस्वीर है। बिल्कुल। और देखिए, इस शुरुआती कमर्शियल फोकस को उस दौर के बॉलीवुड के कॉन्टेक्स्ट में भी देखना जरूरी है। हाँ सही बात है, वो 2000 का दशक था। हाँ, वो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का असर दिख रहा था, मल्टीप्लेक्स आ रहे थे, बड़े स्टूडियोज, यशराज, धर्मा, ये सब अपनी जगह बना रहे थे। तो माहौल ही वैसा था, बड़े बजट की फिल्में, स्टार पावर। जी, फॉरेन लोकेशंस, ग्रैंड सेट्स। तो एक नए प्रोडक्शन हाउस के लिए या खुद को रीएस्टैब्लिश करने वाले के लिए जौहर का कमर्शियल सक्सेस पर जोर देना, वो उस टाइम के हिसाब से काफी लॉजिकल था। शायद जरूरी भी था। हाँ, जरूरी भी था। पहले एक मजबूत फाइनेंशियल बेस बनाना था ताकि बाद में रिस्क लिया जा सके। ये एक तरह से इंडस्ट्री का ट्रेंड भी था उस वक्त। तो ये सिर्फ जमाने की मांग थी या उनकी अपनी सोच भी यही थी कि सिनेमा मतलब ग्रैंड एंटरटेनमेंट? ये कहना थोड़ा मुश्किल है, हो सकता है दोनों का मिक्स हो। देखिए, करण जौहर खुद जिस तरह के माहौल में पले बढ़े, जिस तरह का सिनेमा उन्होंने देखा, फैमिली ड्रामा, रोमांस, म्यूजिक। हाँ, उनकी शुरुआती फिल्में तो वही दिखाती हैं, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम। बिल्कुल। तो हो सकता है उनकी क्रिएटिव पसंद और कमर्शियल जरूरतें वो उस वक्त एक ही थी। पर यह भी सच है कि उस दौर में ऑफ बीट या सोशल इश्यूज वाली फिल्मों को मेन स्ट्रीम में इतनी जगह नहीं मिलती थी। हाँ, जितनी शायद अब मिलने लगी है। और अब लगभग 20-22 साल बाद वो खुद कह रहे हैं कि उनकी सोच बदली है, इवॉल्व हुई है।
हाँ, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। वो मानते हैं कि एंटरटेनमेंट तो चाहिए ही, लेकिन अब वो चाहते हैं कि फिल्में मनोरंजन के साथ साथ हमारे अपने छोटे तरीके से सामाजिक परिवर्तन लाएं या हमारे दर्शक आधार की सामूहिक चेतना से अपील करें। ये बड़ा स्टेटमेंट है। मतलब सिर्फ एंटरटेनमेंट से आगे बढ़कर सोशल चेंज या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात करना। हाँ, ये उनके नजरिए में एक बड़ा शिफ्ट लगता है। सिर्फ तालियां बटोरने से आगे कुछ और करने की इच्छा। ये वाकई एक आहा मोमेंट जैसा है, कम से कम उनके बयान से तो यही लगता है। हाँ, और अगर हम इसे थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो ये आइडियोलॉजिकल शिफ्ट या कम से कम इसकी घोषणा ये सिग्निफिकेंट है। कैसे? सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ करण जौहर का पर्सनल एवोल्यूशन है, उनकी अपनी समझ बड़ी है, या फिर ये इंडस्ट्री में जो बड़े बदलाव हो रहे हैं उसका संकेत है। अच्छा। पिछले 10 साल में हमने देखा है ऑडियंस टेस्ट बदला है। ओटीटी आया, लोग अलग अलग तरह की कहानियां देख रहे हैं, रीजनल सिनेमा, इंटरनेशनल कंटेंट। हाँ, एक्सपोजर बहुत बढ़ा है। बिल्कुल, तो शायद इसने मेन स्ट्रीम फिल्म मेकर्स पर भी एक प्रेशर बनाया है कि सिर्फ टेस्टेड फॉर्मूलों पर मत चलो। तो आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ करण जौहर की सोच का बदलाव नहीं, बल्कि इंडस्ट्री की एक तरह से जरूरत भी हो सकती है। मैं ज़रूरत या मजबूरी शायद न कहूं, लेकिन हाँ, ये इंडस्ट्री के बदलते माहौल का रिफ्लेक्शन जरूर हो सकता है। अच्छा। आज का दर्शक ज्यादा अवेयर है, सवाल पूछता है। सोशल इश्यूज पर बनी फिल्में अगर ढंग से बनी हो तो चलती भी हैं। आर्टिकल 15 देखिए, थप्पड़ देखिए, साउथ की कितनी फिल्में हैं। हाँ, बिल्कुल। तो हो सकता है इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर्स भी अभी महसूस कर रहे हैं कि सिर्फ एस्केपिस्ट सिनेमा से काम नहीं चलेगा। उन्हें वो कहानियां भी कहनी पड़ेंगी जो रिलेटेबल हों, जो समाज से जुड़ें। तो जौहर का ये बयान इसी ट्रेंड को कहीं ना कहीं एक्नॉलेज करता हुआ लगता है कि अब कंटेंट भी उतना ही जरूरी है जितना स्टार या स्केल। हाँ, शायद, या कम से कम ये कहने की जरूरत महसूस हो रही है। तो फिर इसका मतलब क्या समझे हम उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए? क्या हम वाकई धर्मा से ज्यादा ऐसी फिल्में एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो सोशल इश्यूज पर हों, भले ही उनका ट्रीटमेंट मेन स्ट्रीम वाला हो? उनके बयान से तो यही इशारा मिलता है कि वो इस तरफ जाना चाहते हैं। धड़क 2 खुद, जो पेरियूरम पेरुमल जैसी फिल्म का रीमेक है, जिसका कोर इशू कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, वो इसी डायरेक्शन में एक कदम है। हाँ। लेकिन असली टेस्ट तो आगे होगा। देखिए, घोषणा करना एक बात है और उस पर कंसिस्टेंटली अमल करना दूसरी। चैलेंज तो बैलेंस का ही रहेगा हमेशा। ईमानदारी से दिखा पाएंगे या मेन स्ट्रीम प्रेशर में वो डाइल्यूट हो जाएंगे, ये देखना होगा। लेकिन हाँ, उनका ये कहना कि वो अब सिर्फ गैलरी को खुश करने से आगे जाना चाहते हैं, ये एक सिग्नल तो है कि शायद हमें फ्यूचर में उनके बैनर से ज्यादा वैरायटी देखने को मिले, ज्यादा, शायद गहरे सब्जेक्ट्स। अपने पोस्ट में उन्होंने थैंक्स कहने पर भी काफी जोर दिया है। अपनी टीम को, को प्रोड्यूसर जी स्टूडियोज को और उमेश जी का नाम भी लिया स्पेसिफिकली। हाँ, वो टीम वर्क को अंडरलाइन करता है। लेकिन जो बात शायद सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है सीबीएफसी को दिया गया स्पेशल थैंक्स। हाँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, सेंसर बोर्ड। जी, उन्होंने लिखा कि सीबीएफसी ने फिल्म के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता दिखाई और करुणा के साथ मार्गदर्शन किया। अब ये थोड़ा असामान्य है। असामान्य क्यों? देखिए, आमतौर पर प्रोड्यूसर्स सेंसर प्रोसेस के बाद या तो चुप रहते हैं या प्राइवेटली थैंक्स कह देते होंगे। पब्लिकली, वो भी सेंसिटिविटी और करुणा जैसे शब्दों के साथ, सीबीएफसी को थैंक्स कहना ये रोज नहीं होता। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या मतलब निकालें इसका? कई मतलब हो सकते हैं। एक, कि फिल्म का सब्जेक्ट पेरियोरम पेरुमल के मूल को देखें तो जातिगत भेदभाव इतना नाजुक था कि सेंसर बोर्ड के साथ काफी डिस्कशन हुआ होगा, शायद मुश्किल भी हुआ हो, और फाइनली क्लियरेंस मिलने पर ये एक पब्लिक रिलीफ और थैंक्स है। अच्छा। दूसरा, ये फिल्म रिलीज से पहले ही एक तरह से ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो सकती है कि फिल्म सेंसिटिव है, लेकिन उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी से बनाया गया है और सेंसर ने भी इसे समझा है। एक प्रीएम्प्टिव मूव किसी कंट्रोवर्सी से बचने के लिए। ये भी हो सकता है। तीसरा, ये शायद सीबीएफसी के उस वक्त के रवैये की जेन्युइन तारीफ भी हो सकती है, अगर उन्होंने वाकई कोऑपरेटिव रुख दिखाया हो। लेकिन वजह जो भी हो, ये इशारा तो करता है कि फिल्म का सब्जेक्ट ऐसा है जिस पर अलग अलग राय हो सकती है और जिसे लेकर मेकर्स काफी कॉशियस थे। वाकई ये सोचने वाली बात है। और हम बस याद दिला दें कि धड़क 2 मारी सेल्वराज की तमिल फिल्म पेरियूरम पेरुमल का ऑफिशियल अडेप्टेशन है और 1 अगस्त को रिलीज हुई थी। जी। तो कुल मिलाकर देखें
तो करण जौहर के इस रिफ्लेक्शन से जो सबसे बड़ी बात निकल रही है वो है उनके प्रोड्यूसर वाले नजरिए में एक पॉसिबल बड़ा बदलाव। हाँ, एक शिफ्ट। शुरुआती दिनों का वो एकदम क्लियर कमर्शियल फोकस, धर्मा को पावर हाउस बनाना, मेन स्ट्रीम ऑडियंस को खुश करना, उससे हटकर अब एंटरटेनमेंट के साथ साथ सोशल कॉन्शियसनेस, डायलॉग शुरू करना, कलेक्टिव सोच पर असर डालना, इसकी बात करना। गैलरी को खुश करने से सामूहिक चेतना से अपील करने तक का सफर, ऐसा लगता है। हाँ बिल्कुल। और ये हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है, जो इसी सोच से जुड़ा है, पर शायद हमने उस पर सीधे बात नहीं की। क्या सवाल? सवाल ये कि क्या किसी मेकर के, प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के डिक्लेयर्ड इरादों में जो बदलाव आता है, क्या वो हमेशा उनकी आने वाली फिल्मों के चॉइस में, उनके ट्रीटमेंट में, उनके प्रेजेंटेशन में पूरी तरह रिफ्लेक्ट होता है? इंटेंशन वर्सेस रियलिटी। हाँ, अक्सर इरादे अच्छे होते हैं, नीयत साफ होती है, लेकिन क्या बॉक्स ऑफिस का प्रेशर, स्टार सिस्टम की डिमांड, मेनस्ट्रीम सिनेमा की अपनी लिमिटेशंस, क्या वो उन इरादों को पूरी तरह जमीन पर उतरने देती हैं? खासकर जब आप एक सेंसिटिव, शायद थोड़ा नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट को बड़े बजट और बड़े स्टार्स के साथ बनाते हैं। बिल्कुल। क्या उसकी जो आत्मा है, जो सोल है, वो बची रह पाती है, या कहीं ना कहीं वो लार्जर देन लाइफ ट्रीटमेंट में खो जाती है? और इसी से जुड़ा एक और सवाल है, जब आप किसी रीजनल फिल्म का रीमेक बनाते हैं जो बहुत सक्सेसफुल रही हो, बहुत सराही गई हो, खासकर अगर वो किसी गहरे सामाजिक मुद्दे पर हो, तो उसे हिंदी में लाते वक्त कमर्शियल वायबिलिटी और ओरिजिनल कहानी की इंटेग्रिटी, इसके बीच बैलेंस बनाना कितना मुश्किल होता है? ये बहुत बड़ा चैलेंज है? क्या ये बैलेंस हो भी पाता है, या हमेशा कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज होता ही है? ये बहुत वास्तविक चुनौतियां हैं। देखिए, ओरिजिनल फिल्म की जो मिट्टी की खुशबू होती है, उसकी कल्चरल बारीकियां, उसके किरदारों की सच्चाई, उसको एक अलग भाषा, एक अलग ऑडियंस के लिए अडेप्ट करना आसान नहीं है। हाँ। अक्सर रीमेक में कहानी को सिंप्लीफाई करने का या उसे वाइडर ऑडियंस के लिए पैलेटेबल बनाने का प्रेशर होता है, जिसमें शायद ओरिजिनल का जो एज था, जो तीखापन था, वो चला जाता है। हाँ, वो खो सकता है। धड़क 2 के केस में भी ये सवाल उठे हैं कि क्या वो पेरुरम पेरुमल की इंटेंसिटी को क्या कहते हैं बरकरार रख पाई है। तो करण जौहर का ये कहना कि वो सोशल कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, वो अपनी जगह ठीक है, सराहनीय है, लेकिन असली परीक्षा उनकी आने वाली फिल्मों में होगी कि वो इन चैलेंजेस से कैसे डील करते हैं। ये सचमुच सोचने वाले सवाल हैं। और आखिर में ये भी कि जब इंडस्ट्री के इतने पावरफुल लोग इस तरह पब्लिकली अपनी सोच के एवोल्यूशन की बात करते हैं, तो इसका पूरी इंडस्ट्री पर, दूसरे फिल्म मेकर्स पर, ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस पर क्या असर पड़ता है? हाँ, क्या इससे वाकई एक बेहतर, ज्यादा मीनिंगफुल सिनेमा का माहौल बनता है, या ये सिर्फ बातें ही रह जाती हैं? इन सवालों के साथ आज की ये बातचीत यहीं रोकते हैं।